प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी जो एक माहौल है और ख़ासतौर पे डायलॉग की बात हो रही थी। और ऑफ द रिकॉर्ड तो बातें होती हैं डायलॉग की। और जिस तरह पीजे मीर साहब ने ब्रेक से पहले कहा था, अजीज अमरा साहब भी कह रहे थे कि हमें डायलॉग की तरफ आना होगा। और ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो सही होगी तो तमाम इदारे भी सही होंगे और सियासी पार्टियां भी खुलकर अपनी सियासत कर सकेंगी। पीजे मीर साहब, एक तो आज चूँकि मिनी बजट के हवाले से ख़ास तौर पे चूँकि आज कौमी असम्बली में जो ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी दी गई, सर 68 टोटल लोग मौजूद थे, 86 रिक्वायर्ड थे मिनिमम, और 342 का ऐवान है। अब समझते हैं कि अधूरी असम्बली है और उसके अंदर ज़ाहिर मंजूरी तो हो गई, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के मिला के टोटल 68 लोग मौजूद थे। और साथ ही साथ दूसरा सवाल, जिस तरह अभी यासीन आज़ाद साहब भी फरमा रहे थे, आइनी हैसियत क्या है सदर ममलिकत की, आज जामरा साहब ने भी उस पर कमेंट किया। 9 अप्रैल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गया, पिछले साल इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और अब 9 अप्रैल को चूँकि सदर साहब ने पेशावर केपी यानी और पंजाब के इलेक्शंस की तारीख दी है, क्या कहेंगे इस पे? देखें, हम सीरियस नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम सीरियस लोग नहीं है। जी हम एक तरफ जाके सऊदीज हो गए, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और दूसरे हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक चाइना, अमेरिका, हम उनसे पैसे मांग रहे हैं कि भाई प्लीज हेल्प अस आउट। चलो, नथिंग रॉन्ग, हेल्प अस आउट। बट हम क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं? आपका एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर 2 कैबिन की गाड़ियां, डबल कैबिन पीछे चला रहा है, and the amount of expense which is being spent, क्या ये हम लोगों को बता रहे हैं? यार, जो पार्लियामेंटेरियन जिसको गार्ड्स खुद चाहिए, वो आवाम की क्या खिदमत करेगा? मुझे बताओ ना आप जरा, वो क्या खिदमत करेगा? उसकी तो खुद अपनी जान खतरे में है, तो आवाम की जान को किस तरह बचाएगा वो? ये कॉमन सेंस है। ये मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, अभी मैं पिछले महीने जी जी। लंदन में, मुझे एमपी से ये बातें करते हैं मजाक से, तंजिया से। वो कहते हैं हमारे मुल्क में भी प्रॉब्लम है, हम जाते हैं उस पे, ट्रेनों पे जाते हैं, ट्यूब्स पे जाते हैं, हमारे पीछे तो कोई वो गार्ड शार्ड्स नहीं है। हम भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम भी मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। 2 मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स टॉन्टिंग तरीके से मुझे कहते हैं, यार ये क्या कर रहे हो तुम अपने मुल्क में? तो सही कहते हैं, मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताएं ना आप। फिर हम कहते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है। फिर आप जाते हैं बाहर स्टेट विजिट्स पे, यू स्टे एट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स। तो मुझे बताओ, वो पैसा किसने देना है? या तो प्राइवेटली अपना को दे रहा हो, वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन अब आप स्टेट एक्सपेंसिव जब जाते हो, तो भाई स्टेट का जो बर्डन है, कहीं से तो ये जो बजट है आपका ऑफसेट तो होगा ना। जी हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, ऑस्टेरिटी हमने घर पे नहीं शुरू की। जब तक आप घर पे ऑस्टेरिटी शुरू नहीं करेंगे, प्लीज, यू हैव नो रीजन टू टॉक टू एनी अदर कि प्लीज हमारी हेल्प करो। मिनी बजट्स आएंगे, कई दफा आएंगे, आते रहते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी वो डिप्रेव हो गई है कि आप क्या करोगे? अब आप आज बड़ा इजी है कि हम पीडीएम को, ये पीएमएलएन इन पर्टिकुलर, इसको टारगेट लाइन पे आपने रखा हुआ है, इन द लाइन ऑफ फायर। वो बाकी आप देख लेना, ये जब जनरल इलेक्शंस होंगे ना, आप देख लेना, ये सब तितर बितर हो जाएंगे और इन्होंने अपनी हुकूमत या अपनी अपनी पोजीशंस को सोलिडिफाई करना वो है। सर आज से होना शुरू हो चुके हैं, इस वक्त भी हो हो रहे गया हैं। है ये, यू एब्सोल्युटली राइट, ये हो गया है। और ये आगे आप देखोगे कि इससे ज्यादा फ्रैक्चर्स आपको नजर आएंगे। तो एंड ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट सीरियस विद आवर ओन पीपल। ठीक। हाँ, अभी इलेक्शंस होंगे, ये मेरा भाई, इसको मैं रोटी भी खिलाऊंगा, इसको मैं पैसे भी दूंगा, इसको मैं घर से भी उठाऊंगा, इससे वोट ले लूंगा। लेकिन जब मैं असेंबली में चला जाऊंगा, आप जब अपने प्रोग्राम करोगे ना नेक्स्ट टाइम, ये इलेक्शंस के जी बाद, देख लेना कि कितने आते हैं आपके शो के अंदर। ये मैंने हर एक जगह देखा हुआ है, ऑन द इंटायर सिस्टम। जी ये बिल्कुल। फोन उठाते हैं। तो ये बेसिकली एक आपका एक ये प्लेटफॉर्म है। इलेक्शन से पहले बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता है, और उसके बाद लोगों के आगे लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, और जब इनके पास पोजीशंस आती हैं, इनका कोई कनेक्ट नहीं होता सीजन, आवाम के साथ। पीजे मीर साहब, सीजन कहलाता है। आप बिल्कुल, बहुत आप ज़रा उस्ताद मोहतरम हैं हमारे, बहुत सीनियर हैं, आप यस, समझते हैं इस चीज़ को। तो इलेक्शन तो सीजन होता है और सीजन को कैश कराया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखो ना, हमने तो इवेंचुअली इलेक्शंस के बाद एक चीज देखनी है
कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, और पर्टिकुलरली जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप देख लो, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में टिफ लग गई है, कोई इधर से कोई एग्री नहीं करता। कोई कहता है जी पिछले 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, वो कहता है जी 35 साल में हो गया। और भाई किसी ने तो किया ना बेड़ा गर्क। बिल्कुल। अब आप एक दूसरे पे ब्लेम डाल के, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में पासिंग द बक, यू कांट डू दैट। आपने लॉन्ग टर्म अपनी हिस्ट्री को देखना है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स देखनी है, ठीक। बड़ी हुई है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जिस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, हमने उनको कभी हाईलाइट नहीं किया, हमने उनकी नेगेटिविटी ही हाईलाइट की है, और ये हमारी एक बदकिस्मती है। मीर साहब अब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक चीज़ और फिर मैं दामरा साहब की तरफ जाऊंगा और हसन साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। अब थिंक टैंक्स काम करते हैं दुनिया भर में, लॉबिंग काम करती है दुनिया भर में, हमारे यहाँ इसके ऊपर काम नहीं होता और बदकिस्मती से अभी भी नहीं हो रहा। हम इनपुट क्यों नहीं लेते अपने इंटेलेक्चुअल्स का, अपने एक्सपर्ट्स का, और कतई नज़र के वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं या क्या। हम तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तो ऑन बोर्ड लेते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए या पाकिस्तान की सियासत में अपना इनपुट देना चाह रहे हैं वॉलंटियरली, उनकी खिदमत हम नहीं लेते और रिवाज भी नहीं है हमारे यहाँ। लॉबिंग अभी तक नहीं सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तो कब हम अगर इन बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा सिस्टम भी बेहतर नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपने थिंक टैंक्स काम नहीं कर रहे जिस तरह होते थे या जो हमने पढ़ा है। मीर साहब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टैंक्स बहुत है, थिंकिंग कोई नहीं है। टैंक्स बहुत इन्हें बैठे हुए हैं, हर बंदा कहता है मैं ठीक हूं, आप गलत हैं। और यही वजह है कि हम किसी चीज पे बैठते नहीं है। जी आपके बड़े पुराने सियासतदान हैं, सिंध के अंदर हैं, पंजाब में है, इधर बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, हम इनकी राय क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल। हम इसलिए नहीं लेते, इनको आपने हैंगर्स पर टांग के अलमारियों में बंद कर दिया है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये आपका ओल्ड गार्ड चला जाता है, नया गार्ड जिसको पता नहीं है कि हाउ टू हैंडल अ पॉलिटिकल सिचुएशन, वो अब आके दे नो इट ऑल। यार, सीजन पॉलिटिशियंस को हमेशा कंसल्ट करो। ठीक। ये जब तक नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। मैंने तो इमरान जब आए थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार जब आप फॉरेन पॉलिसी, हमारी तो एक ही है ना भाई, फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज, ट्रैंक्विलिटी, पीस इन द रीजन। तो मैंने कहा जी जब आप कहीं भी जाते हैं, आपके जो पुराने रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, आप इनका एक ग्रुप बना लें एंड गेट देम टू गिव यू एडवाइस। जी इसी तरीके से आपके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपके फॉर्मर सेक्रेटरीज हैं, भाई डोंट लेट देम गो टू वेस्ट, यूज देयर उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। और दुनिया भर में हमेशा ये किया जाता है। मेरे साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आजिज दामरा साहब गुफ्तगू सुन रहे थे, थिंक टैंक से काम नहीं लिया जाता, और दूसरा ब्रेक से पहले भी आपसे बात हो रही थी, डायलॉग की तरफ नहीं आते। ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करने को तैयार होते हैं, निजी महफिलों में हम बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं। वो पॉलिटिशियन जो टीवी पे या वैसे एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ बड़ा सख्त बोलते हैं, तो क्या वजह है कि अब जहाँ सही मानों में अच्छा मैसेज देना होता है आम आवाम को, ताकि उनके पास ये मैसेज आए कि आपने सिर्फ लड़ना ही नहीं है, एक दूसरे की मुखालफत ही नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे के जो नज़रिया है उसका एहतराम भी करना है और उसकी राय को सुनना भी है, तो हम तो सुनना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को। देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल किया ने। पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम निजी महफिलों में और या टॉक शो की हद तक तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि जिस तरह हम पाकिस्तान की मईशत का भी मिसाल दे रहे थे ना। मेरे ख्याल में हमने माजी से सबक हासिल किया, कम से कम 2 बड़ी पार्टियों ने किया, जिनके झगड़ों की वजह से या हमारे बहुत सारे इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ वाली पॉइंट की वजह से तीसरी कुव्वत ने फायदा लिया था। फिर हमने सीओडी किया, और सीओडी करने के बाद भी हमारे ऊपर तनकीद होती रही। आज भी हमें तंजिया तौर पर ये तबसरे सुनने होते हैं कि जी PMLN और पीपुल्स पार्टी तो एक दूसरे की दुश्मन थी, इन्होंने सीओडी कैसे कर दिया। क्यों नहीं किया जा सकता सीओडी? अभी जैसे थिंक टैंक पे बात हो रही थी, बर्दाश्त अदम बर्दाश्त वाली बात हो रही थी। और दूसरी बात अभी आपने कहा पाकिस्तान की मईशत, देखें पाकिस्तान की मईशत किसी भी मुल्क के लिए और खास तौर पर इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ग्राउंड है कि जिसको साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको मजबूत होना चाहिए, उस पर एक अच्छी पिच होनी चाहिए। देन हम उसमें टीमें खेलती रहें, कोई हारेगी, कोई जीतेगी, कोई 5 साल के लिए हुकूमत में रहेगी, फिर आने वाली इलेक्शन में वो अपोजिशन में चली जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस पे वो फिर हुकूमत में आ सकती है। ये बात के तमाम मामलात हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने जब कहा कि हम सिर्फ टॉक शो में या निजी महफिलों में ये बात करते हैं, तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं।
जब ये हुकूमत आई थी 2018 के बाद हुकूमत आई थी इमरान अहमद नियाजी साहब की, जी। तो आपको याद होगा कि पहली जो नेशनल असेंबली का जो पहला इजलास हुआ था, उसमें हमारी लीडरशिप की जो पहली स्पीचेस हुई थी, फ्लोर ऑफ द हाउस हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक अल्फाज हैं जो आज भी बिल्कुल वो ऐसे। रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कहे थे उन्होंने। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम आपसे मईशत पे सीओडी करने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब ने भी ये बात की थी कि आपका जो घुमंड है वो आपको इस वजन में गिरा देगा और आपको आईएमएफ से टाइमली बात करनी चाहिए। तो उस वक्त की अपोजिशन ने तो खुलम खुला ये इजहार किया था ना, फ्लोर ऑफ द हाउस किया था, पूरी दुनिया ने सुना था, मगर उसको रेस्पॉन्स क्या मिला था उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, ये इशू है। तो जाहिर है पाकिस्तान की मईशत और आईएमएफ से जो मुआहदे किए गए हैं, अब जाहिर है उन इदारों से जो मुआहदे हैं वो आपको कंटिन्यू करने पड़ रहे हैं। और ये हुक्मरान जो आज की हुकूमत है उस पर तनकीद हो रही है। अब पहला मसला था या तो रियासत बचाएं या गालियों से बच के अपनी सियासत बचाएं। तो पीडीएम ने यह फैसला किया कि हमारे ऊपर जितनी भी तनकीद होती रहे, जितनी भी गालियां पड़नी है पड़ जाए, मगर रियासत को बचा लें। मैंने अभी आपको कहा कि जब उस टाइम के वो हुक्मरान जिनको हम मशवरा दे रहे थे कि हम आपसे सीओडी करने के लिए तैयार हैं, मगर वो जब लास्ट अप्रैल 2022 से पोजीशन में आए हैं, तो उनके 2 सूबाई वुज़रा ने, खजाना ने खत लिख दिया आईएमएफ को कि आप मुआहदे ना करें। वो उस पे खत पे सर जगड़ा साहब पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में भी थे, तो उन्होंने फरमाया कि वो हमने अपने वज़ीर खजाना को लिखा था, आईएमएफ को नहीं लिखा था। बीबीसी ने भी उनका इंटरव्यू करके, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे। लेकिन ये आप सीओडी, वो खत मीडिया में आया था, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। डिस्कशन हुई थी और आईएमएफ के डायरेक्टर से इन्होंने, कंट्री डायरेक्टर से इन्होंने रवाबित अपने रखे थे। वो ऑडियो लीक्स मंजर पे आ चुकी थी। ये देखिए, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि अब जिस तरह पीजे मीर साहब भी कह रहे थे, ये वो सारी चीज प्रैक्टिस है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से हो रही है। आपने सीओडी की बात की। मैं आखिरी बात कह दूं, देखिए हम पुरुमीद हैं कि इस तरह की तमाम कठिन सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम आगे बढ़े हैं और खास तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई या अब सोशल मीडिया आई है, कम्युनिटी का एक प्रेशर बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है कौम में, हुक्मरानों पे प्रेशर बढ़ा है। अब प्रिंट मीडिया के दौर में जो चीजें होती थी, अब हुक्मरान भी खौफ में मुब्तला हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ सफर जारी है, मगर सफर लेकिन एक साथ इदारों के ऊपर प्रेशर भी तो डाला जा रहा है। दामना साहब, अभी चूंकि आज खान साहब पेश हुए तो उसके ऊपर अब वो नून लीग की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, अभी मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि तो ये खान साहब को तो इंसाफ मिलता है, लाडले वाला इंसाफ। तो ये अभी तक ये चीजें क्यों हो रही हैं फिर? देखें, इसलिए हो रही है कि जब आपको याद होगा कि जो सिंध की क़यादत थी, जो सिंध में केस चल रहे थे, मगर वो ट्रायल हो रहा था इस्लामाबाद में, पिंडी में हो रहा था। तो आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जेल से पेशी पे जाते थे एहतसाब अदालत में, तो एक ऐसा मरहला आया कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मुल्क से बाहर नहीं गए थे, इस्लामाबाद की अस्पताल में थे। जब वो एम्बुलेंस में आए थे तो वकला ने अदालत को रिक्वेस्ट की कि अगर अलाउ करें कि मेन गेट खोला जाए ताकि गाड़ी जो एम्बुलेंस है वो अंदर आ जाए, अदालत के करीब आ जाए और वो गाड़ी से उतर के अदालत के कमरे में आ सकते हैं, मगर वो परमिशन नहीं मिली। और यहाँ पर अदालत यहाँ पे भी परमिशन खान साहब को नहीं मिली, उनको चल के जाना पड़ा, उनको व्हीलचेयर पे नहीं ले जा सके। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अदालत 3 दिन इंतजार कर रही है कि जनाब मौसूफ आप मेहरबानी करके हमारी अदालत में आ जाएं। मुझे ज्वाइन किया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हमारे साथ पैनल पे मौजूद है पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, और आजिज़ जामरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। अब खान साहब की आज की पेशी चूँकि डिले हो रहा था, अभी दामरा साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे। कहा यह जा रहा है कि अभी तक इमरान खान साहब को लाडलेपन के लिहाज से डील किया जा रहा है। मरियम बीबी भी यही फरमा रही थी, और मुर्तज़ा वहाब साहब भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो इंसाफ और जिस तरह की सहूलतें इमरान खान साहब को मिल रही हैं, वैसे ही आम पाकिस्तानी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। चीमा साहब, देखें, बाई नेचर ये जागीरदार लोग हैं, ये से कि ऐसा समझते जैसे ये ऑडियो सही करें। तो जो सारे मुल्क के लोग हैं वो मज़ारे हैं। जिस तरह सिंध में मज़ाराइज़म है या हारी है, तो जागीरदार की मर्जी है उनकी ज़िंदगी में क्या अंधेरा लाता है, जो रोशनी लाता है, थोड़ी सी रोशनी लाता है, ज़्यादा सा अंधेरा लाता है, क्या उसकी मर्जी है टोटल। ये समझते हैं कि मुखालिफ पार्टियों के साथ भी ऐसे कर सकते हैं।
सो अदरवाइज देखें कि इसमें जो नॉन सोर्सेस हैं इनकम के, वो पीपल्स पार्टी या जरदारी खानदान या भुट्टो खानदान के नॉन सोर्सेज इनकम के नहीं है। तो जो उनकी जायदादें हैं, जो उनकी आप कह लें कि उनके पास वेल्थ है, वो बहरहाल कुछ भी नहीं, तो वो 8 से 10 अरब डॉलर की है। 8 से 10 अरब डॉलर जिसके पास हैं, बिलियन डॉलर हैं, और उसका सोर्स नॉन सोर्स ऑफ इनकम को नहीं है। तो लड़ले वो हैं या लड़ला वो बंदा है जो आप कहते हैं कि जिसके पे विदाउट एनी रीजन 75 या 70 केस हो गए, 70 FIRs हैं और उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। कत्ल करने की कोशिश की गई तो उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और ना सिर्फ ये कि FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि स्टेट ने उसके जो कत्ल का एक वारदात थी उसको कवर अप किया कि DPO गुजरात जो है वो वीडियो बनाता है और सामने एक तोता लेके आते हैं जो कहता है जी सारा कुछ मैंने किया है, और मैंने वो मजहब जिस वक्त अजान हो रही होती थी इनका गाना लगा होता था मजहबी मुनाफिक के नाम। तो इसमें जमशेद इकबाल साहब, DPO तो आपके अंडर था, यानी पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आपके इत्तेहादी थे जनाब परवेज इलाही साहब। मैं समझता बड़ा बेमैनी सा सवाल है, ये बड़ा बेमैनी सा सवाल है कि हमें यही बात है बेसिकली कि ये इस मुल्क में यू कैन से कि हुकूमत भी होती है और मुर्तज़ा भुट्टो भी मारा जाता है। ये एक ऐसा होता है बेनज़ीर भुट्टो जो है उनके साथ ही जो कुछ हादसा होता है। और पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है, कि इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो। जमशेद इकबाल साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमतें बेबस होती हैं, वो पीछे कोई और चला रहा है उनको? जी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा जुर्म अभी तक पकड़ा नहीं गया, कोई भी बड़ा जुर्म जो है कंक्लूड नहीं हुआ, किसी बड़े जुर्म की सजा किसी को नहीं मिली। ये एक रियलिटी है। वो लियाकत अली खान का कत्ल हो या बेनज़ीर का हो या इमरान खान पे हमला हो, जितने भी इस तरह के बड़े वारदात हुई हैं, यहाँ से उसामा बिन लादेन का गायब होना हो या उसका कत्ल हो या उसामा बिन लादेन का इधर रहना हो, कई साल तक इधर रहना हो, ये सारी की सारी जो बड़े जराइम हुए हैं इस मुल्क में, उनमें से किसी का भी जुर्म पकड़ा नहीं गया। हाई प्रोफाइल केस दुनिया भर में ही कंट्रोवर्शियल रहे, आज तक उन पे इंसाफ तो खैर नहीं हो सका। जी बस, अब चूंकि वक्त भी कम है, बताइएगा जेल भरो तहरीक के वाले से भी बात हो रही है, क्या खान साहब पहली गिरफ्तारी खुद देंगे या आप मरहलावार आपके जो कारकुनान है, बाकी लीडरशिप है, सेकंड या थर्ड ईयर लीडरशिप, वो पहले गिरफ्तारियां देगी? क्या हिकमत अमली है? पहली गिरफ्तारी जी वलीद इकबाल देंगे, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है सेनेट में जी, और शिबली फराज जो हैं वो दाखिला कमेटी के चेयरमैन है सेनेट में। सो पहले 10 लीडर होंगे और 190 कारकुन होंगे जी, ठीक है, जो मिड टीयर के लीडर होंगे। तो ये लोग 200 लोग पहले देंगे गिरफ्तारी। उसके बाद आप कह लें कि फिर 10 लीडर होंगे और 190 लोग दूसरे होंगे, इसी तरह तीसरे। सो इस तरह यू कैन से किस्तों में एक प्रपोर्शन के तहत लीडर भी और कारकुन भी सारे के। ठीक है चीमा साहब, आप लाइन पे रहिएगा, मैं पीजे मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करता हूँ। पीजे मीर साहब, जेल भरो तहरीक जो है, और खासतौर पे जमशेद इकबाल साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे, एक तो हाई प्रोफाइल केसेस का उन्होंने जिक्र किया, आप ज़ाहिर बड़े अच्छे से समझते भी हैं, आप कवर भी करते हैं रहे तमाम केसेस को। हाई प्रोफाइल केसेस तो कभी भी उनकी तहकीकात नहीं हो सकी बदकिस्मती से, और पूरी दुनिया का ये मसला रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश की भी बात करें, भारत की भी बात करें, तो यहाँ पे भी जो हाई प्रोफाइल केसेस थे तो आज तक कंट्रोवर्शियल ही रहे। साथ ही साथ जेल भरो तहरीक क्या हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे खान साहब, और इनका ये टैक्टिक्स बिल्कुल दुरुस्त है इन हालात में? माजी में हमने देखा कि डिक्टेटरशिप के दौर में तो जेल भरो तहरीकें चलती रहीं, लेकिन जमहूरी दौर में तो ये हम पहली दफ़ा ये तजर्बा देख रहे हैं। देखें, जो भी ऑपोजिशन में होता है वो हर किस्म का पॉलिटिकल टैक्टिक इस्तेमाल करता है, उसका हक है, क्योंकि वो तो एक आप कह लो कि एक ओपिनियन देता है अपनी, वेदर थ्रू जेल भरा दो, अरेस्ट हो जाओ, प्रोटेस्ट करो, जलसे जुलूस करो, वो उसका एक ओपिनियन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा गवर्नमेंट की होती है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब यहाँ जो डायलेमा जो है, डेडलॉक नहीं है, हेडलॉक है, और ये मैडलॉक है कि आप चल रहे हैं विदाउट पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। मैं बिल्कुल कहूंगा पीटीआई ने गलती की कि इनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने कहा हम वापस जा रहे हैं, आपने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दैट? ये एक मजाक बनता है, पॉलिटिकल मजाक। भाई वो आ रहे हैं, आने तो, गेट ऑन विद इट।
क्योंकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अनरिप्रेजेंटेड प्रोविंशियल हो या नेशनल्स हो, आप उसके अंदर नहीं इस तरह करते। अब मुसीबत यह है कि हमने इसको एक ऐसे मोड़ पे लेके जा रहे हैं जो कि एक बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक मैडलॉक हो गया हुआ है। ठीक है। और ये बड़ा डेंजरस है। मैं अभी, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, आई कांट बिकॉज आई डोंट लाइक इस तरह की, जिस तरह वो कई होते हैं बातें कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये एक अननेसेसरी वो स्पेकुलेशन पे आप चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, अगर अपने घर को हम ठीक नहीं करेंगे, हमारे पास बड़ी आगे मुश्किलात आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज वैसे हैच हो गई हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा, अपने घर को ठीक करो। पीटीआई, यार मैं अगर शहबाज शरीफ हूं ना, आई नो ओवर 55 years, अभी भी मैं कहूंगा यार शहबाज, गो टू इमरान एंड टॉक टू हिम। यार पाकिस्तान फर्स्ट, नॉट इमरान, नॉट शहबाज, बिल्कुल। पाकिस्तान और फर्स्ट। ज़रा जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं या हुकूमत होते हैं तो आप अपर हैंड होते हैं, आपको ये इनिशिएटिव लेना भी चाहिए। आज जामरा साहब, जिस तरह पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं, बड़ी उन्होंने असूली और बुनियादी सी बात की है, हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज देखें ज़िमनी मालियाती बिल जो पेश किया गया, सिर्फ 68 लोग कौमी असम्बली में मौजूद थे। IMF बिल्कुल वो एक जिस तरह CCTV कैमरे लगे होते हैं, इस तरह फोकस किया हुआ है उसने पाकिस्तान को। तो वो देख रहे हैं कि कितनी नुमाइंदगी है हमारे पास और किस तरह की नुमाइंदगी है। तो जिस तरह मीर साहब फरमा रहे थे, PTI ने वापस आने की कोशिश की तो अपने इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो मामला तो दोनों तरफ से ही ख़राब हो रहा है। दामरा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा। अगली हिकमत अमली क्या होगी? और अफज़ार खान साहब की गिरफ्तारी की बातें भी हमने सुनी। मरियम बीबी ये कह रही हैं कि मौजूदा जो महंगाई है इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत नहीं है। वो ठीक है, बात उनकी बात ठीक है। वो तो आप कह लें कि जिम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान में आज तक तरक्की हुई है उसके जिम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान में ज़राअत हुई है, जो खाना उगता है, लोग पैदा हुए हैं, यहाँ पे कोई नहरें बनी हैं, कोई दरिया बने हैं, जंगल हैं इस मुल्क के, पहाड़ है, तो सारा बनाने के जिम्मेदार वही हैं। जितनी इसमें करप्शन हुई है, जितनी इसमें महंगाई हुई है, जितनी इसमें लालचनेस हुई है, जितनी इसमें दहशतगर्दी हुई है, उसके वो जिम्मेदार नहीं। ठीक है बात ये उनकी। मतलब मैं समझता हूँ कि इनको इलाज कराना चाहिए। आपके हैदराबाद में गिद्दू बंदर है ना, जहाँ पागलों का इलाज कराते हैं, वहाँ पे देना चाहिए इनको। मतलब और फिर हम उसको लेके सवाल भी करते हैं आगे कि जी मरियम बीबी ने ये कहा है। मैं समझता हूँ कि ये बीबी तो इतना भी डिजर्व नहीं करती उसके बात को लेके आगे चला, जिस तरह की बात को कि जी वो कल उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत नहीं है, परसों ने कहा महंगाई कि हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ इस मुल्क में जो इंडस्ट्री बैठ गई है, जमशेद इकबाल साहब वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि किसी देखें, जब आप लाडले बच्चों के लिए मुल्क समझें कि आपकी मलकियत है, आपके अब्बा जी ने फतह किया या आपके अब्बा जी ने खरीदा है जी, वहाँ आप अपने नालायक बच्चों को, जिनको मुल्क की लैंग्वेज बोलनी भी ना आती हो, नालायक हो, अनपढ़ हो, गुरूर ज्यादा हो, दौलत के पले हुए हों, तो उनको मुल्क दें, उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहें, वज़ीर आला बनाना चाहें, तो फिर इसी तरह के लतीफ़े होते हैं ना। वक्त खत्म हो गया। आप जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका, पीजे मीर साहब और जनाब आजिज़ जामरा साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।